हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन डिस्कस किए हैं। रेडॉक्स रिएक्शन आर टू टाइप्स, डिपेंड्स अपॉन द one electron transfer and two electron transfer. In this only discuss the one electron transfer. One electron transfer are two types. First is inner sphere mechanism and second is outer sphere mechanism. Let's start. When the coordination sphere of two reacting complex ions remains intact in transition state of an electron transfer, it is called an outer sphere transition state and direct electron transfer mechanism. That is, in this, जब कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो कॉम्प्लेक्स आयन से रिएक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है, तो जो उसमें ट्रांजिशन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और इस प्रोसेस को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म कहते हैं। इट बोथ द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन आर इनर्ट। जैसा कि इनर स्फीयर मैकेनिज्म में वन कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, शुड बी लेवले आर इनर्टनेट। इट मीन्स दैट इज वन लेवले एंड अनदर इज इनर्ट. But outer sphere mechanism, both are oxidant and reductant complex ion are inert and their inner coordination cell are saturated. The rate of exchange of ligand would be very slow and the possibility of the formation of ligand bridge would be negligible. यानी इसमें जो रेट चेंज लिगेंड्स होता है वह स्लो होता है और जिसमें ब्रिज की पॉसिबिलिटी होती है वह निग्लेक्जिबल होती है। जैसा कि हम लोग इनर स्फीयर मैकेनिज्म में जानते हैं कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों में एक इनर्ट होता है और एक लेवले होता है और ये मस्ट है। और उसमें जो लिगेंड्स होते हैं वह इनर कोऑर्डिनेशन सेल के लिगेंड्स ऑलवेज अनसैचुरेटेड और कॉन्जुगेशन में होते हैं, जबकि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन सेल हमेशा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। उसमें ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देता है, एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, बट इसमें एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी निग्लेक्जिबल होती है ड्यू टू स्लो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। ओके, लेट्स वन एग्जांपल। हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड react with hexacyanoferrate third to form hexacyanoferrate third and hexacyanoferrate second. In this one is marking, this is star. It means in this case iron present in second oxidation state और in this star ये रिप्रेजेंटेशन है कि यही आयरन यहाँ पे है और ये वाला आयरन इस आयरन के साथ साइनाइड के साथ है। तो स्टार्स आयरन को हम देखते हैं कि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड के पोजीशन में है और यह हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड के पोजीशन में है। आफ्टर फॉर्मेशन आउटर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आयरन स्टार चेंज हो जाता है सेकेंड टू थर्ड में, हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड प्लस हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। इन दिस आयरन और कार्बन बॉन्ड लॉन्गर होता है इन सेकेंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में आयरन और कार्बन बॉन्ड शॉर्टर होता है। इट मीन्स जो
this in this. So in this, show the this bond or this bond or this bond, any one bond to form the 6 coordinate bond to iron and carbon atom. Then any one bond are in iron second state, the bond are longer, but in iron third state this bond are shorter in comparison to this. Then in this FiC बॉन्ड लॉन्गर एंड इन आयरन थर्ड में आयरन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो शॉर्टर होगा। ठीक, आफ्टर फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आयरन एंड कार्बन बॉन्ड लॉन्गर हो जाता है एंड Fi हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड में आयरन और कार्बन बॉन्ड शॉर्टेड हो जाता है ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय आउटर स्फीयर, राइट, नॉट इनर स्फीयर। और इन दिस the rate of exchange of ligand are very slow, then do not form the bridging, right। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो आइसोटोपिक एक्सचेंज या रिएक्शन पहले नोट कर लेते हैं। Fe6 स्टार -4 प्लस Fe FC बॉन्ड लॉन्गर और FeC बॉन्ड शॉर्टर इन दिस बॉन्ड शॉर्टर FeC बॉन्ड लॉन्गर। ठीक, जैसा कि इसमें देखते हैं हम, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द आइसोटोपिक एक्सचेंज कन्फर्म दैट द साइनाइड लिगेंड मतलब दिस द साइनाइड लिगेंड ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट एक्सचेंज। साइनाइड लिगेंड नहीं चेंज हो रहा है, ये दोनों क्या है, सेम है, राइट। द आइसोटोपिक एक्सचेंज कन्फर्म द साइनाइड आयन ligand of both complexes are not exchanged, thus the possibility of electron transfer through activated bridge intermediate is ruled out। अब इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स इट मीन्स एक्टिवेटेड ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, या ऐसा समझ लेते हैं यह कब फार्मेशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनों का आपस में इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन और लिगेंड बोथ का ट्रांसफ़र होता तो यह क्या होता कि इसमें एक्टिवेटेड ब्रिजिंग लिगेंड का फार्मेशन होता है, जैसा कि कल एक्सप्लेन किए थे। एक एग्जाम्पल हम लोग कल एक्सप्लेन किए थे। इसमें CONH3 5Cl पावर +2 चार्ज प्लस क्रोमियम
H2O6 पावर +2 चार्ज। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसमें ब्रिजिंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। H2O5+4, ठीक, यह +4 चार्ज है। अब देखिए आप कि लिगेंड्स के साथ साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यह फॉर्मेशन देगा NH3 5CO। अब ये Cl बॉन्ड ब्रेक करता है H2O5, ठीक है। अब यहाँ से यह ब्रेक कर गया, यानी क्लोरीन के पास से यह लिगेंड क्रोमियम के पास चला गया, यानी इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें साइनाइड आयन वैसे ही हैं, बट केवल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है या इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है। तो यहाँ +2 से इस केस में +3 हो जाता है, और यह +3 से यह +2 के केस में आता है। इसका मतलब यह सेकेंड स्टेट है और यह थर्ड स्टेट। तो इस केस में यह थर्ड स्टेट हो जाता है और यह सेकेंड स्टेट हो जाता है। ओके, चलिए अब सम कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए आइए कि दिस रिएक्शन हैज़ बीन फाउंड टू बी फास्ट विथ ए सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट approximate 10⁵ at 25 डिग्री सेल्सियस। दिस may be due to following reason, right? First, the iron and carbon bond distance in both the complexes are nearly same। मतलब क्या है, जैसे दोनों कॉम्प्लेक्स लेते हैं FeCN6 पावर +3, चलिए माइनस ऐसे लिखा था -4 एंड FeCN6 पावर -3, ठीक है। इन दोनों में जो आयरन कार्बन मेटल बॉन्ड है, आयरन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन है, यह बोथ आर नियरली इक्वल, ठीक है। इट मीन्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड। इसका मतलब क्या है कि अब इन दोनों में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू मेक द आयरन एंड कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन द टू कॉम्प्लेक्सेस आयन आइडेंटिकल so that the electron transfer may occur। complexes ion identical so that electron transfer occur, यानी इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू बॉन्ड डिस्टेंस के लिए, और जो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे आइडेंटिकल होंगी, इसलिए क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकर होगा, इट मीन्स प्रोसीड होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। बोथ द मेटल आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों अप्रॉक्सिमेटली सेम कॉम्प्लेक्स हैं, या सेकेंड स्टेट है या थर्ड स्टेट है, बट मेटल आयन हैव द सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड हेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अकर इजली। देखिए अब इसमें क्या है कि दोनों में जो सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ईजिली प्रोसीड होगा, ठीक है, ईजिली। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, द साइनाइड लिगेंड इज अनसैचुरेटेड एंड द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड आर कंजुगेटेड लिगेंड्स ऑन द रिडक्टेंट फैसिलिटीज द इलेक्ट्रॉन टनलिंग। अब देखिए, अब वी नो cyanide ion is containing triple bond, right, containing triple bond, hence it is unsaturated। तो वही है कि ligand are unsaturated and the
प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड और कॉन्जुगेटेड लिगेंड्स ऑन द रिडक्टेंट फैसिलिटीज द इलेक्ट्रॉन टनलिंग। इन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए यह फैसिलिटीज क्या है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड होना पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि जो साइनाइड है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो साइनाइड आयन है, दिस इज द लिगेंड इज, या लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर, लिगेंड इज पाई एक्सेप्टर लिगेंड, राइट। अब देखिए, इट कैन फार्म पाई बॉन्ड, it can form pi bond by accepting electron transfer from T to G orbital of the metal ion metal ion। अब देखिए, अब इसका अगर हम अभी अच्छा, metal ion such ligand stabilize the lower valency of metal ion, which implies that the ligand to the form product due to acceptance of electron। चलिए थोड़ा सा ये बताते हैं आपको, जैसे आयरन सेकेंड है या आयरन थर्ड है, कोई भी हो, देखते हैं इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है। कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये सेकेंड स्टेट में है 26 पावर प्लस 2 आर्गन 4s2 एंड 3d6 होता है, तो चूँकि सेकेंड प्लस चार्ज है तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3d6 हुआ। अब देखते हैं, चूँकि साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, hence it is low spin, तो according to CFT, चलिए T2G EG 0.6 डेल्टा 0 माइनस 0.4 डेल्टा 0, टोटल डिस्टेंस 10 dq, दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। चलिए अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 3d6। ये मेटल आयन फर्स्ट स्टेट, जब इसको एनर्जी लोअर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो स्प्लाइट होगा और इसके दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक EG और एक T2G अकॉर्डिंग टू CFT। ठीक, और हम लोग CFT डिस्कस कर चुके हैं। तो CFT का जब स्प्लाइट होगा तो इसके दो सेट तैयार होंगे, एक T2G और एक EG। T2 हैव द लोअर एनर्जी एंड EG हैव द हायर एनर्जी, राइट। अब चूँकि साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दे काजेज द लो स्पिन, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पेयरिंग द एनर्जी, राइट। अभी हमने क्या कहा कि जो पाई बॉन्ड या फॉर्म पाई बॉन्ड है बाई साइनाइड आयन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल, यानी इसी ऑर्बिटल से लेगा, EG से नहीं, क्योंकि EG में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी ट्रांसफर्ड इन T2G ऑर्बिटल, इट मीन्स, अब देखते हैं कि जो आयरन है FeCN6, ठीक है, FeCN6 इज T2G6 EG0, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। विच डू नॉट टेक पार्ट, अब देखिए यह कंप्लीट है टोटली, यह क्या है अभी एक्सप्लेन किए थे, यह टोटली कंप्लीट फुल फिल है, ठीक। और यह क्या है, एम्प्टी है, यह EG ऑर्बिटल हो गया और यह T2G ऑर्बिटल। तो इस क्या होगा, जो मेटल लिगेंड
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यानी विच डज नॉट टेक पार्ट इन मेटल लिगेंड सिग्मा बॉन्ड, ये कम्प्लीटली फुलफिल है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नो। तो आगे क्या होगा, 10 दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन सेकेंड आयन इज इजिली ट्रांसफर्ड, इजिली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि T2G कंप्लीट है और Eg क्या है, 0, इसलिए सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन मेटल और लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। जब मेटल में सिग्मा और मेटल के बीच सिग्मा बॉन्ड फार्मेशन नहीं होगा तो ओनली वन क्या होगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलिए, ये तो आयरन से रिलेटेड एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। CONH3 6 पावर प्लस 2 कन्वर्जन ऑफ CONH3 6 पावर प्लस 3। इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अकॉर्डिंग टू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कोबाल्ट सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट में कैसे जाता है, या एक इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र करता है। अब चूँकि यहाँ पे देखिए अमोनिया एक्ट एज, ऑलरेडी वी नो अमोनिया इज एक्ट एज वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल से यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो अमोनिया स्ट्रांग फील्ड कार्य करेगा, और यदि हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो अमोनिया वीक फील्ड का कार्य करेगा। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि इसमें एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम CONH3 6 प्लस 2 to CONH3 6 पावर प्लस 3। दिस रिएक्शन इज स्लो एंड मे बी रिप्रेजेंटेड, दिस रिएक्शन इज स्लो एंड, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, नीचे देख एक्सप्लेन। चलिए देखते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं, ये प्लस है, या सेकेंड और थर्ड दो लिए हैं। ठीक, तो इसको हम एक स्टार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि यह सेकेंड स्टेट का कोबाल्ट है और यह थर्ड स्टेट का कोबाल्ट है। ठीक है, चलिए हेक्सा एमिनो कोबाल्ट सेकेंड, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, आयन। अब इसका देखते हैं हम, तो CO ये स्टार वाला है, NH3 6, ये पावर प्लस 3 हो गया, सॉरी प्लस CONH3 6 पावर प्लस 2। ठीक है, चलिए अब इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया, अभी हम जैसा कि एक्सप्लेन किया कि वीक फील्ड का भी कार्य करता है और स्ट्रांग फील्ड का भी कार्य करता है। चलिए इसको देते हैं वीक फील्ड, और यह हो गया स्ट्रांग फील्ड। ठीक, तो जब वीक फील्ड होता है तो यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो जो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल होगा वो किस में जाएगा, तो यहाँ कोबाल्ट सेकेंड स्टेट में है। जब सेकेंड स्टेट में है तो चूँकि वी नो 27 होता है कोबाल्ट का आर्गन, 4s0 3d7 होता है अकॉर्डिंग टू चार्ज, अन्यथा अगर चार्ज ना होता तो 4s2 3d7 होता, इसमें 7 है।
अब चूंकि हाई स्पिन है तो एक हाई स्पिन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Eg T2G। चलिए एक दो तीन सात इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब क्या हुआ, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। और हाई स्पिन में पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर बाद में पेयर्ड करते हैं। और एक चीज़, इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हुन्स रूल फॉलो नहीं होता है। ऑलरेडी यू नो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हुन्स रूल फॉलो नहीं होता है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। 3D7 हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा, वह होगा T2G5 एंड Eg2। अच्छा कि यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, यह क्या होगा, क्योंकि +3 इलेक्ट्रॉन है तो +3 इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे आर्गन 4s0 3D6 होगा। और जब 3D6 की बात करेंगे तो 3D6 के लिए जो है वह हम एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू CFT Eg एंड T2G। चलिए और एक अच्छा, तो चूँकि अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब लो स्पिन होगा तो पहले अनपेयर्ड फिर बाद में पेयर्ड। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वह हुन्स रूल के नियम का पालन करते हैं या हुन्स रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, कोबाल्ट इन थर्ड स्टेट T2G6 और Eg। इतना क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू दिस जो इसमें कोबाल्ट और चूँकि नाइट्रोजन पहले बांड फार्मेशन, नाइट्रोजन ही बांड फार्मेशन देगा, तो जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन बांड फार्मेशन है वह लॉन्गर होगा। क्या होगा? लॉन्गर होगा। ऐसे इसमें आते हैं जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन बांड होगा वह शार्टर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेबले हुआ और एक इनर्ट हुआ इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, एक लेबली हुआ और एक इनर्ट हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं कि अब आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पे भी लिगेंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, लिगेंड सेम एज है बट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टार कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है उसमें कोबाल्ट जो है वो सेकेंड स्टेट में है, लेकिन अब यहाँ स्टार कोबाल्ट यहाँ पे यह थर्ड स्टेट में हो गया और यह सेकेंड स्टेट में हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ बट लिगेंड का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यह थर्ड स्टेट में है, ठीक। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये हाई स्पिन ही कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ हाई स्पिन ही है, तो यह हो जाएगा T2G5 और Eg1 हो जाएगा, T2G5 और Eg1 हो जाएगा। और जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन बांड है वह शॉर्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, वह इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया अब, और यह हुआ T2G6 और Eg1। तो यहाँ पे यह जो कोबाल्ट और नाइट्रोजन बांड हुआ वह हो गया लॉन्गर। क्या हो गया? लॉन्गर बांड फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको थोड़ा सा, अब देखिए क्या होता है कि
In this coordination, both the reacting complex ion are fully saturated and the ions are inert towards substitution. अब यह अमोनिया लिगेंड्स क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग लिगेंड्स है, तो दिस इज फुल्ली सेचुरेटेड एंड द आयंस आर इनर्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन. इन दिस coordinated ammonia ligand do not have any other lone pair. It means अमोनिया के पास एक ही लोन पेयर होता है और यह टोटल किसको डोनेट कर देता है, कोबाल्ट आयन को डोनेट कर देता है. अब इसके पास एक भी एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन टू फार्म ए ब्रिजिंग बिटवीन टू कोबाल्ट आयन. जब यह एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब इसके पास एक भी एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है जो कि इस कोबाल्ट से इस कोबाल्ट के बीच कोई ब्रिज फार्मेशन दे सके, यानी ब्रिजिंग फार्मेशन हो सके दोनों कोबाल्ट के बीच. हेंस एन इनर स्फीयर मैकेनिज्म इज नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब इसमें इनर स्फीयर मैकेनिज्म तो पॉसिबल है नहीं. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता दोनों आयंस के बीच में तो इनके बीच ब्रिजिंग फार्मेशन हो जाता. तो जब ब्रिजिंग फार्मेशन होता तो वह इनर स्फीयर मैकेनिज्म में चला जाता. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन ब्रिजिंग फार्मेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो यह इस इनर स्फीयर मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगा. देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम CONH3 6 यानी सेकेंड स्टेट टू थर्ड स्टेट मस्ट अकर थ्रू आउटर स्फीयर मैकेनिज्म which inner coordination cell of the reductant this and oxidant this in the transition state remain intact. यानी reductant and oxidant in the transition state. ठीक है, अब द आउटर स्फीयर ट्रांसफ़र प्रोसेस इज स्लो. इसमें आउटर स्फीयर मैकेनिज्म या जो प्रोसेस फॉलो होता है बहुत स्लो फॉलो होता है. क्यों? क्योंकि जो कोबाल्ट और कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस आयन आर क्वाइट डिफरेंस. मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्सों में जो CO कोबाल्ट और नाइट्रोजन यहाँ और कोबाल्ट और नाइट्रोजन यहाँ, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो नियरली सेम होता है या क्वाइट डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है. ठीक, एंड कंसिडरेबल जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर होता है वह दोनों आयनों यानी दोनों सेम आयनों कोबाल्ट और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस के बीच सेम होता है. ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफ़र फ्रॉम, यानी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है इससे और इसके बीच द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस टू दिस, या एक ही को कंसिडर कर लेते हैं CONH3 6 + 2. तो इसमें जो EG ऑर्बिटल है वह 0 है. ऑक्युपाई EG ऑर्बिटल विच ऑलरेडी टेक्स प्लेस ML सिग्मा बॉन्डिंग. ठीक है, चलिए द स्पिन स्टेट ऑफ कोबाल्ट सेकेंड, यानी जो कोबाल्ट सेकेंड का स्पिन स्टेट है और कोबाल्ट थर्ड का स्पिन स्टेट है. इन द रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन आर डिफरेंट. दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है. दोनों में सेम नहीं होता है, दोनों में डिफरेंट होता है. लेकिन अभी हम जो पहला एग्जांपल दिए थे इन आयरन के केस में, आयरन और साइनाइड यानी आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड के केस में दोनों में जो स्पिन होता है वह नियरली सेम होता है, यानी दोनों का स्पिन सेम होता है. लेकिन इसमें क्या है कि दोनों डिफरेंट स्पिन में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया दो तरह कार्य करता है, एक स्ट्रांग फील्ड और दूसरा वीक फील्ड लिगेंड. लेकिन साइनाइड एक ही स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कार्य करता है. डू यू नो, राइट? चलिए, आउटर स्फीयर एक्सचेंज रिएक्शन बिटवीन कॉम्प्लेक्स आउटर स्फीयर exchange reaction between complex having different central metal ion in a different oxidation state. जैसे और कोई ले लेते हैं ओस्मियम का एग्जांपल, ओस्मियम डाइफेनिल. ठीक है, 3 times power +2 2 MN
CN8 -3, ओस्मियम डाइफेनिल 3 टाइम्स NA-, पावर +2 MO मॉलिब्डेनम साइनाइड 8 टाइम्स, ठीक है। आर फास्टर देन आउटर स्फीयर एक्सचेंज रिएक्शन, यानी क्या होते हैं कि ये फास्टर होते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का डिस्कशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे मार्कस हस थियरी, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है आउटर स्फीयर मैकेनिज्म पे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।